नमस्कार दोस्तों, आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के हिसाब से जो आज अपने यहाँ पे सीरीज ने दिखानी है वो रहेगी सीरीज नंबर 17। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेज को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिलता रहे। अब देखिए दोस्तों, अपन जो लगातार 9,999 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पे प्रश्न उत्तर चला रहे हैं उसका पार्ट नंबर 17 यहाँ पे रहने वाला है। और अपन यहाँ पे लगातार धीरे धीरे अपने आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे दोस्तों, जो क्लास को शुरू करने से पहले एक बार आप सभी दोस्त क्लास को शेयर और लाइक ज़रूर कर दें। फिर अपन यहाँ पे लगातार क्वेश्चंस की यहाँ पे क्लासेज लेने वाले हैं, तो सभी दोस्तों एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दें। पहला और इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन देखने वाले हैं आज की सीरीज का, वो देखिए दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों। यहाँ पे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है दोस्तों। यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन पूछी गई है, वो यहाँ पे कौन सी रहने वाली है वो अपने को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बताना है दोस्तों। और जितने भी दोस्त क्लास में जुड़े हैं शेयर एक लाइक कर दे, एक बार शेयर और लाइक जरूर कर दिया करें दोस्तों। आप बिना कहे ये काम अपने को सबसे पहले करना है, फिर अपन यहाँ पे लगातार क्वेश्चंस को आंसर अपने को टाइप करते रहना है। तो चलिए दोस्तों, जो फीमर होती है ये जांघ की हड्डी होती है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, जांघ की हड्डी होती है। साथ ही में दोस्तों जो मैंडिबल होती है ये जबड़ी की हड्डी होती है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। स्टर्नम होती है दोस्तों यहाँ पे, ये छाती की हड्डी होती है। और जो क्लेविकल होती है दोस्तों यहाँ पे ये गले की हड्डी होती है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो सबसे मजबूत हड्डी यहाँ पे मैंडिबल, जो जबड़ी की हड्डी यहाँ पे रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मैंडिबल। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों। हड्डी का कठोरपन किस तत्व के कारण आता है। यहाँ पे कौन सा एलिमेंट्स है दोस्तों यहाँ पे जिसके कारण बोन्स यहाँ पे हार्डनेस यहाँ पे रहने वाली है, किसके कारण है वो यहाँ पे आएगा। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम या पोटेशियम। दोस्तों जो हड्डी होती है, जो बोन होती है दोस्तों यहाँ पे, इसका जो निर्माण होता है दोस्तों यहाँ पे कैल्शियम और फास्फोरस के कारण होता है। जो कैल्शियम और जो फास्फोरस होता है दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हार्डपन रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो यहाँ पे कैल्शियम के कारण है, वो हड्डी का कठोरपन या हार्डपन यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। यूरिया, रक्त में यूरिया की वृद्धि किस अंग में विकार के कारण होती है, किस अंग में है वो यहाँ पे डिसऑर्डर हो जाता है, बीमारी हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पे दोस्तों जो ब्लड के अंदर है वो यहाँ पे यूरिया, यहाँ पे मूत्र यहाँ पे मिलने लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे। और सभी दोस्त यहाँ पे क्लास को शेयर कर दे दोस्तों, एक बार शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 रहेगा। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो किडनी होती है, किडनी में अगर खराबी आ जाती है, फेलियर हो जाती है, तो यहाँ पे जो रक्त होता है उसके अंदर यहाँ पे मूत्र यानी यूरिया की मात्रा मिक्स होने लगती है। तो यहाँ पे किडनी है वो फिल्ट्रेशन का कार्य, रक्त के शुद्धिकरण से संबंधित यहाँ पे दिक्कत आने लगती है, शुद्धिकरण के कारण तो वो फिल्ट्रेशन यहाँ पे नहीं हो पाता है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों। रक्त दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर रक्त दाब मापने वाले यंत्र की अपन बात कर रहे हैं, उस यंत्र यानी जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको अपन यहाँ पे किस नाम से जानते हैं वो अपने को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बताना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो बीपी होती है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए, तो बीपी का जो यहाँ पे रहने वाली है वीपी वो 120/80 mmHg है, वो सिस्टोल और डायस्टोल यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पे जो स्टेथोस्कोप होता है दोस्तों यहाँ पे वो हार्ट रेट HR से संबंधित रहेगा। साथ में दोस्तों कार्डियोग्राफ है वो भी यहाँ पे हार्ट से संबंधित रहेगा, और इलेक्ट्रोग्राफ है वो भी यहाँ पे हार्ट से संबंधित रहने वाला है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों स्फेग्नोमेनोमीटर होता है, वो यहाँ पे ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पे उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा दोस्तों यहाँ पे भोजन में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, मेन सोर्स की अपन बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे एनर्जी का, वो यहाँ पे क्या रहने वाला है दोस्तों। यहाँ पे भोजन के तौर पर अपन सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, मैं आपको बता दूँ कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है दोस्तों यहाँ पे, और जो वसा होती है ये अपने मेन सोर्स यहाँ पे रहते हैं। इनमें से जो सबसे ज़्यादा इंस्टेंट एनर्जी के तौर पर यहाँ पे तुरंत ऊर्जा के लिए है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट अपने को यहाँ पे एनर्जी तुरंत यहाँ पे देती है, ये अपने को यहाँ पे रखना है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा है वो यहाँ पे फैट के द्वारा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊर्जा है वो वसा के द्वारा यहाँ पे मिलती है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मेन सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा दोस्तों यहाँ पे
वॉलीबॉल में जो महिलाओं के लिए है वो यहाँ पे नेट की ऊंचाई है दोस्तों यहाँ पे वो कितनी रहती है। हाइट ऑफ नेट वोमेंस वॉलीबॉल की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, वोमेंस के लिए वो वॉलीबॉल की यहाँ पे हाइट क्या रहने वाली है नेट की। दोस्तों जो वॉलीबॉल का जो कोर्ट होता है तो ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है कि 18 बाई यहाँ पे 9 मीटर का होता है। तो उसमें जो नेट लगा हुआ होता है दोस्तों यहाँ पे ये वाला, तो इसकी हाइट है वो कितनी रहेगी। तो पुरुष के अंदर देखिए मेल के अंदर 243 यहाँ पे मेन की होती है दोस्तों यहाँ पे, और जो वोमेन की होती है वो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 2 चॉइस है दोस्तों यहाँ पे, वो यहाँ पे वोमेन्स के अंदर यहाँ पे रहने वाली है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे देखिए तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 प्राचीन शारीरिक गतिविधियों में शामिल नहीं है। दोस्तों यहाँ पे जो एंशिएंट फिजिकल एक्टिविटीज होती है, जो प्राचीन गतिविधियाँ होती है उनमें क्या शामिल नहीं है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों अगर अपन देखें जो प्राचीन 736 ईसा पूर्व जो ओलंपिक यहाँ पर प्राचीन हुई थी उनसे रिलेटेड कर भी अगर देख सकते हैं तो यहाँ पे जो बॉक्सिंग, रथ दौड़ होती है, शूटिंग होती है, वर्ड फेस्टिंग होती है, तो यहाँ पे क्या रहेगी दोस्तों यहाँ पे जो निशानेबाजी होती है शूटिंग, ये प्राचीन गतिविधियों में शामिल नहीं है बल्कि ये मॉडर्न यहाँ पे इवेंट्स होते हैं उनमें यहाँ पे शामिल होती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों पे 8 मनुष्य में मोटापे का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों मेन केस ऑफ ओबेसिटी की बात कर रहे हैं अपन, ओबेसिटी, तो वो क्या कारण है कि मोटापा बढ़ता है। दोस्तों मोटापे के मेजरमेंट के लिए अपन BMI का सूत्र उपयोग करते हैं, BMI, जिसके अंदर जो वजन वो किलोग्राम में लेते हैं और जो ऊंचाई होती है वो यहाँ पे मीटर स्क्वायर के अंदर यहाँ पे लेते हैं। तो ये इसका BMI का सूत्र अपने को यहाँ पे याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बताना था उसमें फिर जो सही आंसर रहेगा दोस्तों जो फैट टिश्यू होते हैं, जो वसीय उत्तक होते हैं, उनमें अगर यहाँ पे वृद्धि होने लगती है धीरे धीरे तो अपने यहाँ पे मोटापा ओबेसिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों पे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ मैराथन रेस की अपन बात कर रहे हैं वो यहाँ पे कितनी रहने वाली है। दोस्तों यहाँ पे मैराथन होती है जो FIDE-PDS की याद में शुरू की गई थी, जो प्राचीन ओलंपिक में FIDE-PDS था दोस्तों यहाँ पे उसकी याद में है वो यहाँ पे मैराथन शुरुआत की गई थी। तो अगर किलोमीटर में देखें दोस्तों यहाँ पे 42.195 मीटर यहाँ पे सही रहने वाली है, और अगर मील में देखें, यार्ड में देखें तो 26 मील 385 गज यहाँ पे रहने वाली है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे A और C यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। दोनों ही ऑप्शन अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 कौन सी ग्रंथि शरीर में शर्करा को नियंत्रित करती है। दोस्तों विच ग्लैंड कंट्रोल ब्लड शुगर, कौन सी ग्लैंड है जो ब्लड के अंदर है वो यहाँ पे शुगर को कंट्रोल करती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। अब दोस्तों जब ब्लड के अंदर है दोस्तों यहाँ पे जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर अगर शुगर बढ़ने लग जाती है दोस्तों यहाँ पे शुगर बढ़ने लग जाती है तो उससे कौन सा रोग होने लग जाता है, तो वो डायबिटीज़ यहाँ पे अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है, डायबिटीज़ यहाँ पे होने लगता है। तो इसका जो कंट्रोल रहने वाला है वो कौन सी ग्रंथि करती है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर वो ध्यान रखना है पेनक्रियाज, जिसे अपन अग्नाशय ग्रंथि के नाम से जानते हैं पेनक्रियाज। और उसके द्वारा जो हार्मोन होता है दोस्तों यहाँ पे जो इंसुलिन हार्मोन होता है, इंसुलिन हार्मोन कंट्रोल ब्लड शुगर यहाँ पे करता है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, वॉलीबॉल में सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी कितने होते हैं। दोस्तों हाउ मेनी सब्स्टिट्यूट प्लेयर इन द वॉलीबॉल की बात कर रहे हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे वॉलीबॉल की टोटल टीम में खिलाड़ी कितने होते हैं, तो अगर टोटल एक टीम देखें तो एक टीम में जो टोटल प्लेयर्स होते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे प्लेयर जो टोटल रहेगा वो यहाँ पे 12 प्लेयर यहाँ पे होते हैं। लेकिन जो इन द ग्राउंड यहाँ पे ऑन द ग्राउंड है मैच के दौरान वो कितने खेलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11। तो ग्राउंड के दौरान 6 यहाँ पे खिलाड़ी दोनों टीमें के 6 खेलते हैं, ए टीम और जो बी टीम है दोनों के यहाँ पे 6 खिलाड़ी खेलते हैं। तो टोटल यहाँ पे 12, 6 प्लेइंग होते हैं और 6 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट प्लेयर होते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। 6 प्लेयर है वो यहाँ पे दोनों टीमें के सब्स्टिट्यूट होते हैं जो बदलते रहते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, अंजू बॉबी जॉर्ज किस खेल से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे अंजू बॉबी जॉर्ज है वो यहाँ पे कौन से खेल से रिलेटेड रहने वाली है वो अपने को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर बताना है। और जितने भी दोस्त जुड़े हैं एक बार क्लास को दोस्तों यहाँ पे शेयर और लाइक कर दे,
सबसे इंपॉर्टेंट बात अपने को शेयर और लाइक ज़रूर करते रहना है दोस्तों। यहाँ पे शेयर और लाइक करने के बाद में ही अपने को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे टाइप करते रहना है। और दोस्तों आपको बता दूं जो 9,999 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लास्ट तक करवाए जा रहे हैं उसकी आज पार्ट 17 रहेगा। और अगर आपने नहीं देखी है क्लासें तो प्ले लिस्ट दोस्तों यहाँ पे आपके लिए स्पेशल प्ले लिस्ट यहाँ पे बना दी गई है, फोल्डर वाइज आप जाके देख सकते हैं प्रत्येक क्लास को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 और जो सही आंसर रहने वाला है वो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे एथलेटिक्स से संबंधित यहाँ पे रहने वाली जो अंजू बॉबी जॉर्ज है दोस्तों यहाँ पे एथलेटिक्स प्लेयर यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, शिक्षा में खेल पद्धति लाने का श्रेय किसे जाता है? हु इंट्रोडक्ट टू प्ले वे मेथड इन एजुकेशन, वो अपने को यहाँ पे बताना है। शिक्षा के अंदर है वो खेल पद्धति यानी एजुकेशन के अंदर है दोस्तों यहाँ पे वो यहाँ पे प्ले वे है मेथड है वो यहाँ पे लाने का श्रेय है वो किसको है? स्किनर, फ्राइड, रूसो या कुक। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे रूसो के द्वारा है दोस्तों यहाँ पे वो शिक्षा के अंदर खेल पद्धति को यहाँ पे इंक्लूड करने के लिए श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखे दोस्तों यहाँ पे ब्लैंक वुड किस खेल से संबंधित है? दोस्तों यहाँ पे ब्लैंक वुड की अपन बात कर रहे हैं वो किस खेल से यहाँ पे संबंधित रहने वाला है वो अपने यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 के अंदर बताना दोस्तों। और जितने भी दोस्त जुड़े हैं एक बार क्लास को दोस्तों यहाँ पे शेयर और लाइक जरूर कर दिया करें। नया जो भी क्लास में जुड़ते हैं सबसे पहले अपने को लाइक और फिर शेयर और फिर अपने को यहाँ पे कंटिन्यू क्वेश्चंस के ऑप्शन यहाँ पे बताते रहने हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 सही आंसर रहेगा दोस्तों। जो कैरम से संबंधित ध्यान रखना है, कैरम से संबंधित यहाँ पे ब्लैक वुड यहाँ पे शामिल किया जाता है, शब्दावली अपने को यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखे दोस्तों, डिप्थीरिया रोग किस अंग से संबंधित है? डिप्थीरिया डिजीज की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे किस से संबंधित अपने को यहाँ पे रहने वाला है? दोस्तों यहाँ पे ब्रेन, थ्रोट यानी गला और यहाँ पे स्टोमक, पेट या ब्लड सर्कुलेशन किससे यहाँ पे डिप्थीरिया रोग यहाँ पे संबंधित रहने वाला है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 और जो सही आंसर रहने वाला है वो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे कि जो थ्रोट होता है, जो गला होता है, कंठ के पास में है वो यहाँ पे डिप्थीरिया रोग इससे संबंधित यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों, किसे संपूर्ण आहार कहा जाता है? विच इज कॉल्ड कंप्लीट फूड के नाम से जानते हैं, वो कौन सा यहाँ पे रहने वाला है वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर संपूर्ण आहार के रूप में है वो किसे माना जाता है? लगभग अपन बैलेंस डाइट की बात करते हैं, जो बैलेंस डाइट की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो बैलेंस डाइट के अंदर है वो इम्पोर्टेंट जो अपने फैक्टर रहेगा वो यहाँ पे कौन सा रहने वाला है? तो यहाँ पे जो मिल्क होता है दोस्तों, यहाँ पे दूध होता है, उसे अपन संपूर्ण आहार का दर्जा यहाँ पे देते हैं क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम सभी अपने को यहाँ पे लगभग जरूरत एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे अपने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 17 देखें दोस्तों यहाँ पे, जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ की अपन बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, वो यहाँ पे क्या रहने वाली है? इजी क्वेश्चन रहेगा दोस्तों यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे जो यूपीएलटी ग्रेड है, यूपीएलटी ग्रेड की जो अपन ने क्वेश्चन हल करवाए थे जो 18 जनवरी को दोस्तों यहाँ पे एग्जाम लगी थी, 18/2026 को एग्जाम लगी थी, तो लगभग अपनी क्लासों से क्वेश्चन आ रहे हैं और लगभग आप बताते हो दोस्तों यहाँ पे कि पेपर का लेवल और भी बढ़ाना चाहिए। तो अपने को यहाँ पे कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन भी अपन यहाँ पे सीधे सीधे इसी सोल्व करवा रहे हैं, तो आपको कंप्लीट कोर्स यहाँ पे हो जाएगा। तो कथन और निष्कर्ष निकालने में कोई ज़्यादा दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, सेल यानी कोशिका होती है दोस्तों यहाँ पे जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक यानी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट यहाँ पे होती है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? दोस्तों यहाँ पे क्रोमोसोम किससे बने होते हैं वो अपने को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर बताना है। क्रोमोसोम जिसे अपन गुणसूत्र के नाम से जानते हैं यहाँ पे दोस्तों, वो यहाँ पे किससे बने हुए होते हैं? डीएनए, आरएनए, आरएच या आरएच फैक्टर प्लस से अपन को बताना है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे गुणसूत्र होते हैं जो मानव के अंदर 23 जोड़ी के अंदर होती है दोस्तों यहाँ पे, यानी संख्या हम देखें तो 46 गुणसूत्र होते हैं जिनमें 22 जोड़ी सेम होती है और यहाँ पे 23वीं जोड़ी है वो यहाँ पे लैंगिक गुणसूत्र के नाम से जानी जाती है।
तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 सही आंसर रहेगा दोस्तों DNA। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है दोस्तों, उसके यहाँ पे क्रोमोसोम में गुणसूत्र यहाँ पे बने हुए होते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखे दोस्तों, राइबोसोम का कार्य क्या है दोस्तों। यहाँ पे फंक्शन ऑफ राइबोसोम की अपन बात कर रहे हैं, वो उसका कार्य क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। यहाँ पे राइबोसोम होता है उसे अपन प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। प्रोटीन की जो फैक्ट्री होती है दोस्तों यहाँ पे वो राइबोसोम को बोलते हैं। और अगर राइबोसोम की फैक्ट्री पूछे तो वो केंद्र को अपन न्यूक्लियक को जानते हैं। जो केंद्र होता है न्यूक्लियस उसको अपन बोलते हैं। तो राइबोसोम का क्या कार्य होता है दोस्तों यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या विटामिन। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है दोस्तों, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। तो प्रोटीन का संश्लेषण है वो राइबोसोम के द्वारा किया जाता है, क्योंकि अपन राइबोसोम को किस नाम से जानते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 20 देखे दोस्तों, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों। प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं, तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। कोशिका विभाजन, तो कोशिका विभाजन जो फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया था, फ्लेमिंग के द्वारा यहाँ पे कोशिका विभाजन कोशावाद है वो दिया गया था। तो इसके जो सेल डिवीजन है वो उसको अपन प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं, काइफोसिस, माइटोसिस, साइटोसिस या स्कोलिसिस। तो दोस्तों स्कोलिसिस तो रीढ़ की हड्डी से बीमारी है, काइफोसिस भी रीढ़ की हड्डी से संबंधित बीमारी है, साइटोसिस होती है दोस्तों यहाँ पे वो सेल से संबंधित होती है। जो इनके विभाजन के रूप में सेल कोशिका के विभाजन के लिए क्वेश्चन नंबर 20 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों माइटोसिस। सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, उसे अपन माइटोसिस के नाम से जानते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और जितने भी दोस्त जुड़े हैं एक बार दोस्तों क्लास को शेयर और लाइक कर दे, और क्लास कैसी लग रही है क्लास के बारे में जरूर कमेंट करके बताइए दोस्तों आप मुझे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों यहाँ पे, मानव शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है दोस्तों। परसेंटेज ऑफ वाटर ह्यूमन बॉडी की अपन बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे कितना रहने वाला है वो अपने को यहाँ पे बताना है। अगर जैसे दोस्तों अपन ग्रुप वाइज देखें तो ग्रुप में भी अपन जैसे 60 से 65 होता है, तो इस प्रकार अपन यहाँ पे एग्जिट डाटा पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, मानव के अंदर है जो परसेंटेज ऑफ वाटर रहने वाला है वो 70 ध्यान रखना है। और अगर अपन इसे देखें तो 70 से 75% है वो यहाँ पे मानव के अंदर है वो पानी की मात्रा यहाँ पे पाई जाती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखें दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22, प्लाज्मा में पानी का प्रतिशत कितना होता है दोस्तों। यहाँ पे प्लाज्मा के अंदर जो वाटर का परसेंटेज पूछा गया है वो अपने को यहाँ पे बताना है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और दोस्तों ज़्यादातर दोस्त यहाँ पे बोलते हैं कि सर आप थ्योरी की क्लास नहीं करवा रहे हैं, तो अपन थ्योरी की क्लासों के लिए सेटअप कर रहे हैं और वो भी जल्दी स्टार्ट कर देंगे। अपने को यहाँ पे अच्छा समय है अपने पास, आसानी से अपन लगभग 3 महीने के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ जीरो से अगर अपन देखें 0 से 3 महीने के अंदर है, 0 से लेकर 3 माह के अंदर है वो यहाँ पे अपन थ्योरी की क्लासों के माध्यम से कंप्लीट कोर्स यहाँ पे करवा देंगे। तो निश्चिंत रहे, जल्दी अपन थ्योरी की क्लास भी वो मॉर्निंग सेशन के अंदर यहाँ पे लाने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्लाज्मा, तो अगर ब्लड की बात करें, रक्त की बात करें, तो रक्त के अंदर है वो 55% प्लाज्मा होता है और यहाँ पे 45% कणिकाएँ होती है। तो 55% जो प्लाज्मा होता है दोस्तों यहाँ पे उसके अंदर है वो 90 से लेके 92% है दोस्तों यहाँ पे पानी की मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा या दोस्तों यहाँ पे 90% है वो यहाँ पे जल पाया जाता है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23, हृदय की मांसपेशी कैसी होती है दोस्तों। हार्ट मसल है वो कैसी यहाँ पे रहने वाली है वो अपने को यहाँ पे बताना है। हृदय की मांसपेशी जिसे अपन मायोकार्डियम के नाम से जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे मायोकार्डियम के नाम से जानते हैं। तो मायोकार्डियम होती है वो कैसी होती है, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, यानी इनवॉलेंट्री अनैच्छिक होती है, वॉलेंट्री ऐच्छिक होती है। यहाँ पे साथ ही देखिए दोस्तों अनस्ट्रेड यानी अरेखित और स्ट्रेड होती है रेखित। तो हृदय की जो मांसपेशी 23 के अंदर बताना दोस्तों आपको, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों इनवॉलेंट्री यानी अनैच्छिक तो होती है और साथ ही में ये कैसी होती है दोस्तों यहाँ पर रेखित जैसी होती है, यानी ऐच्छिक जैसी भी अपने को दिखाई देती है। तो यहाँ पे इनवॉलेंट्री अनैच्छिक और साथ में रेखित होती है। इनकी प्रकृति अनैच्छिक रहेगी कार्य के आधार पर और दिखाई देने के आधार पर रेखित यानी ऐच्छिक प्रकृति की जैसी यहाँ पे रहने वाली है। तो इनवॉलेंट्री एंड स्ट्रेड यहाँ पे रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 देखिए दोस्तों,
ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहाँ होती है दोस्तों? यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस पूछी गई है, वो यहाँ पे कहाँ होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। स्टोमक, ब्लड सेल या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम। 24 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे। ग्लाइकोलाइसिस जो ऊर्जा की क्रिया होती है दोस्तों यहाँ पे, वो यहाँ पे कहाँ रहने वाली है? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन का थोड़ा मैं हिंदी अनुवाद आपको जरूर बता दूँ। मत्स्य यहाँ पे रहने वाला है, ब्लड रक्त रहेगा और सेल यहाँ पे कोशिका, और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे श्वसन तंत्र रहेगा। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया यहाँ पे सेल यानी कोशिका से संबंधित यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 25 देखे दोस्तों। कंडरा जिसे अपन टेंडन कहते हैं क्या जोड़ता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। टेंडन जो कनेक्टेड है वो किससे रहेगा वो अपने को यहाँ पे बताना है। अब दोस्तों अब साथ में जो लिगामेंट होता है दोस्तों, आपको बता दूं मैं, जो लिगामेंट होता है तो लिगामेंट किसको जोड़ता है दोस्तों यहाँ पे? तो बोन टू बोन यानी हड्डी को हड्डी से लिगामेंट जोड़ता है। लेकिन यहाँ पे कंडरा पूछा गया जिसे अपन टेंडन के नाम से जानते हैं, तो ये किससे जुड़ेगा दोस्तों? यहाँ पे मसल टू बोन यहाँ पे रहने वाला है, यानी मांसपेशी को किससे जोड़ेगा? हड्डी से जोड़ने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 25 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। अस्थि को मांसपेशी से जोड़ने के लिए है, यानी जिसे अपन मांसपेशी को अस्थि से भी बोलते हैं, वो यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 26 देखे दोस्तों। मानव शरीर में मांसपेशियों का भार कितना प्रतिशत होता है दोस्तों? परसेंटेज ऑफ मसल्स वेट की बात कर रहे हैं कि मानव शरीर के अंदर है वो कितना प्रतिशत यहाँ पे मांसपेशियां मसल्स यहाँ पे वेट होता है। और जितने भी दोस्त जुड़े हैं दोस्तों यहाँ पे एक बार दोस्तों आप क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दे, शेयर और लाइक करें। आपके लिए लगातार यहाँ पे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट यहाँ पे करवाए जा रहे हैं और धीरे धीरे अपन क्वेश्चंस की संख्या है वो भी बढ़ाते रह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि मानव शरीर में जो मांसपेशियों का जो भार प्रतिशत रहेगा वो कितना रहने वाला है दोस्तों? यहाँ पे 40 से 45% यहाँ पे मसल्स का यहाँ पे वेट यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27। मांसपेशियाँ किसकी कमी से कमज़ोर हो जाती है? मसल्स बिकम वीक ड्यू टू डिफिशियंसी, वो अपने को यहाँ पे बताना है कि किसकी कमी से वीक यहाँ पे कमज़ोर पड़ जाती है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम या फिर सल्फर। मांसपेशियाँ किसकी कमी से कमज़ोर पड़ जाती है दोस्तों यहाँ पे? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम की कमी के कारण है दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, वो यहाँ पे मसल्स है वो कमज़ोर होने लग जाती है, मांसपेशी कमज़ोर होने लग जाती है। और कैल्शियम की कमी से दोस्तों यहाँ पे हड्डियाँ होती है, जो हड्डियाँ होती है दोस्तों यहाँ पे वो हड्डी क्या हो जाती है? कमज़ोर होने लगती है। उसका हार्डनेस होता है दोस्तों पे वो यहाँ पे कमज़ोर होने लग जाता है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28। थ्रोइंग मसल दोस्तों यहाँ पे 2-4 क्वेश्चंस और है जो इंग्लिश के वर्जन से संबंधित है। थ्रोइंग मसल किसे कहते हैं दोस्तों? यहाँ पे जो थ्रोइंग मसल है वो किसे कहेंगे वो बार बार अपन ने पूछा भी है कि दोस्तों यहाँ पे बाइसेप्स को बोलेंगे, पेक्टोरलिस मेजर को बोलेंगे, लेटिसिमस डोर्सी को बोलेंगे या फिर डेल्टोइड को बोलेंगे। थ्रोइंग मसल्स हैं जिसे अपन फेंकने के लिए काम में लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पेक्टोरलिस मेजर मांसपेशी होती है, वो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, जिसे अपन थ्रोइंग मसल्स के नाम से जानते हैं, जो छाती से संबंधित होती है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे डेल्टोइड मसल्स होती है कंधे के अंदर, वो भी यहाँ ध्यान रखना है, वो भी इसका सपोर्ट यहाँ पे करती है। तो यहाँ पे मेन मसल्स यहाँ पे पेक्टोरलिस मेजर यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 29 देखिए दोस्तों। मांसपेशियों में फाइबर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? हाउ मेनी टाइप ऑफ मसल फाइबर की अपन बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे कितने रहने वाले हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। मांसपेशियों में फाइबर एक होता है दोस्तों यहाँ पे STF स्लो ट्विच फाइबर, और एक होता है FTF जिसे अपन फास्ट ट्विच फाइबर के नाम से जानते हैं। स्लो ट्विच फाइबर जिसे अपन रेड फाइबर के नाम से भी जानते हैं, और फास्ट ट्विच फाइबर को अपन वाइट फाइबर के नाम से भी जानते हैं। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। जो रेड फाइबर होता है दोस्तों यहाँ पे वो लॉन्ग डिस्टेंस एंडोरेंस से संबंधित यहाँ पे एंडोरेंस डेवलप करता है और ये स्पीड से संबंधित कार्य करता है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो मसल्स में जो फाइबर रहने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 29 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 2 प्रकार के, एक स्लो ट्विच फाइबर और दूसरा फास्ट ट्विच फाइबर, यानी एक होता है वो लाल फाइबर और एक होता है सफ़ेद फाइबर, वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 30 देखे दोस्तों यहाँ पे क्रेब्स चक्कर कहाँ पूरा होता है दोस्तों? यहाँ पे क्रेब्स साइकिल की बात कर रहे हैं, वो कहाँ कंप्लीट होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। माइटोकॉन्ड्रिया, लीवर, स्टोमक या फिर एल्वोलाई। माइटोकॉन्ड्रिया,
लीवर यकृत होता है दोस्तों यहाँ पे, और स्टमक आमाशय और एल्वोलाई जो फुफ्फुसी होती है लंग्स के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, क्रेब्स चक्र है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पूरा होता है। क्रेब्स चक्र क्या होता है दोस्तों यहाँ पे, जो ऊर्जा का यहाँ पे निर्माण यानी एटीपी होती है दोस्तों, यहाँ पे एटीपी होती है वो एडीपी के अंदर, एडीपी के अंदर यहाँ पे टूट के क्या देती है अपने को ऊर्जा। जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है वो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट के अंदर टूट के अपने को क्या ऊर्जा देती है, ग्लूकोज के रूप में। तो फिर अपने को वापस से वो एटीपी के रूप में यहाँ पे वापस बन जाती है। तो ये क्रेब्स चक्र यहाँ पे कंप्लीट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यहाँ पे होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 31 देखिए दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा बल बाहरी बल का प्रकार नहीं है। दोस्तों यहाँ पे एक्सटर्नल लोड की बात कर रहे हैं दोस्तों ने, एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं। तो इनमें से कौन सा है जो बाहरी बल नहीं है, नहीं है वो पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे। तो अभी केंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, मांसपेशी बल या हवा का बल। बाहरी बल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपने देखा होगा कि जो अपकेंद्रीय बल होता है जिसे अपन अभिकेंद्रीय सेंट्रीपिटल, और दोस्तों अपकेंद्रीय बल जिसे अपन सेंट्रीफ्यूगल, और हवा का बल एयर फोर्स। तो यहाँ पे जो मसल्स फोर्स होता है दोस्तों यहाँ पे मांसपेशियों को जो ध्यान रखना है बल होता है वो यहाँ पे बाहरी बल नहीं होता है, बल्कि ये इंटरनल फोर्स होता है, एक्सटर्नल नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है इंटरनल यहाँ पे फोर्स होता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए दोस्तों, और क्लास को भी शेयर करते रहिए। क्लास कैसी लग रही है क्लास को कमेंट करके जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 32, कौन से बल के कारण कोई वस्तु केंद्र से दूर जाने की, केंद्र से यानी सेंटर से दूर जाने की कोशिश यहाँ पे करती है, वो यहाँ पे अपने को यहाँ पे बताना है। कौन सा बल है जिससे कोई भी वस्तु इस सेंटर से है वो यहाँ पे ये सेंटर से दूर जाने की कोशिश यहाँ पे करती है। फ्रिक्शन फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर एयर फोर्स। कौन सा बल रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 और जो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों जो सेंट्रीफ्यूगल, जिसे अपन हिंदी में अपकेंद्रीय बल बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये केंद्र से दूर जाने के लिए किसी भी वस्तु को यहाँ पे मजबूर करता है, और अगर दूर से वापस केंद्र की तरफ खींचता है दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे वो अभिकेंद्रीय जिसे अपन सेंट्रीपिटल के नाम से अपन जानते हैं। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से तनाव बल कौन सा होता है दोस्तों, जिसे विच ऑफ द फॉलोइंग ए टेंशन फोर्स की बात कर रहे हैं। तनाव बल है वो कौन सा यहाँ पे होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। तनाव का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पे कि वो मसल्स के अंदर है वो तनाव पैदा करता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। तनाव टेंशन फोर्स यहाँ पे रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर बता दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे अपन देखते हैं, मान लो ये कोई दीवार है, दीवार के अपन कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और ये उसके क्या लगा रहा है, धक्का लगा रहा है, तो दीवार आगे नहीं जाएगी बल्कि इनकी इसकी मसल्स के अंदर है वो लगातार तनाव बना रहता है। तो उसे अपन किस नाम से, आइसोमेट्रिक फोर्स के नाम से जानते हैं, स्थिर बल के नाम से जानते हैं। तो ये तनाव बल यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34, फुटबॉल मैदान पर कुछ दूरी, फुटबॉल होती है जो मैदान पर कुछ दूरी चलने के बाद गेंद रुक जाती है, तो वो क्यों होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों ये मान लो कोई ग्राउंड के ऊपर ये क्या है, बॉल है, और ये बॉल कुछ दूर आगे जाके मान लो यहाँ पे रुक जाती है, तो ये क्यों होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। कि बॉल होती है दोस्तों यहाँ पे ये लगातार आगे जाती रहती है और जाके रुक जाती है। तो यहाँ पे डूट किसके कारण, घर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, हवा के प्रभाव के कारण, या फिर सभी के कारण। क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो बॉल होती है वो यहाँ पे उपरोक्त सभी, यानी इसके ऊपर क्या क्या लगेगा, घर्षण बल रहेगा वो जमीन का, वो भी यहाँ पे रहने वाले ग्राउंड का, गुरुत्वाकर्षण बल होता है पृथ्वी का वो भी, और जो हवा का यहाँ पे एयर फोर्स लग रहा है इसके सामने से मान लो, तो इसके कारण बॉल यहाँ पे रुक जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 35 देखिए दोस्तों। जिस बिंदु पर किसी वस्तु का संपूर्ण भार केंद्रित होता है उसे अपन किस नाम से जानते हैं। जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट के ऊपर है वो कंप्लीट है यहाँ पे वेट है वो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट रहता है, केंद्रित रहता है, वो उसे अपन किस नाम से जानते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। मान लो दोस्तों ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है मान लो तिरछी ऐसी,
और ये यहाँ से ज़मीन के ऊपर यहाँ पे टिक रही है, तो ये यहाँ से इसका कंप्लीट फोर्स यहाँ पे टिक रहा है, तो यहाँ पे किस बिंदु से के ऊपर है वो कंप्लीट यहाँ पे इसका फोर्स रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो गुरुत्व सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण है, ध्यान रखना गुरुत्व जो बिंदु होता है, केंद्र होता है, उसके ऊपर है वो कंप्लीट इस वस्तु का है वो ध्यान रखना है, फोर्स यहाँ पे केंद्रित रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 36 देखिए दोस्तों, हैमर थ्रो में जो हैमर का वृत्तीय घूर्णन किस बल के कारण होता है। दोस्तों यहाँ पे सर्किल रोटेशन की बात कर रहे हैं हैमर के द्वारा, तो वो जो घूर्णन है वो किस बल के कारण होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। वृत्तीय घूर्णन किस बल के कारण यहाँ पे रहने वाला है, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, कॉन्सेंट्रिक या सेंट्रिक। दोस्तों वर्त के दौरान जो घूर्णन करते हैं अपन, ये जो हैमर को लेके अपन घूमते हैं, तो ये किस बल के कारण यहाँ पे रहने वाला है वो अपने को यहाँ पे बताना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हैमर है वो बाहर की तरफ खींच रहा है और जो खिलाड़ी होता है हैमर को वो अंदर की तरफ खींच रहा है, तो कौन से बल के कारण यहाँ पे रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 के अंदर बताना दोस्तों आपको। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जो हैमर थ्रो के अंदर जो हैमर होता है, तो उसको अपन किस अंदर की तरफ खींच रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे खिलाड़ी किस क्या कर रहा है, अंदर की तरफ यहाँ पे इसको खींच रहा है, तो जो इसे अपन सेंट्रीपिटल के नाम से इसे जानते हैं। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल यानी अभी केंद्रीय बल के कारण है वो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे जो हैमर हुआ है वो अंदर की तरफ यहाँ अपन उसको खींच के यहाँ पे रख रहे हैं। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37, प्रतिरोधक व्यायाम का प्रतिपादन किसने किया था। दोस्तों यहाँ पे प्रतिरोध जिसे अपन किस नाम से, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं, तो इसका है वो यहाँ पे किसके द्वारा यहाँ पे इजाद किया गया था, बनाया गया था। प्रतिरोधक व्यायाम की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे रेजिस्टेंस फोर्स की बात करें तो इस व्यायाम का है वो प्रतिपादन किसने किया था वो अपने को 37 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है एडोल्फ फिक के द्वारा है वो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज प्रतिरोध व्यायाम है वो यहाँ पे बनाए गए थे। प्रतिरोध व्यायाम क्या होता है दोस्तों, जैसे कोई खिलाड़ी है और वो दौड़ रहा है, तो उसके पीछे अपन किसी जैसे कोई लोहे का बैग टांग देते हैं या एक्स्ट्रा वजन उसके बैग में डाल के उसको दौड़ने के लिए मजबूर करते हैं, तो वो प्रतिरोध व्यायाम यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 38, हाइड्रोस्टैटिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था वो अपने को यहाँ पे बताना है। हाइड्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे इस सिद्धांत का प्रतिपादन है वो किसके द्वारा किया गया था। और जितने भी दोस्त क्लास को देख रहे हैं एक बार शेयर और लाइक जरूर कर दे, और क्लास कैसी लग रही है एक बार कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। अगर अच्छी लग रही है तो शेयर आपको जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 के अंदर बताना है दोस्तों हाइड्रोस्टैटिक सिद्धांत, और सही आंसर रहेगा दोस्तों हाइड्रोस्टैटिक सिद्धांत है वो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे वो आर्किमिडीज के द्वारा यहाँ पे दिया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 39 देखिए दोस्तों, पुरुषों में गुरुत्व केंद्र ऊंचाई के कितने प्रतिशत, ऊंचाई के हैं वो कितने प्रतिशत पर रहने वाला है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी है दोस्तों यहाँ पे, मान लो ये पुरुष है तो इसकी कितनी ऊंचाई के ऊपर है वो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे रहने वाली है। दोस्तों यहाँ पे पुरुष और महिलाओं में अलग अलग होती है, क्योंकि महिलाओं की हाइट लगभग छोटी होती है तो उसकी ग्रेविटी होती है CG होती है, वो यहाँ पे अलग पोजीशन में रहेगी। पुरुषों की अलग पोजीशन में, बच्चे होते हैं उनकी CG है वो अलग रहेगी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, तो पुरुषों में उसकी ऊंचाई के लगभग कितने प्रतिशत पर रहने वाली है, 39 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पुरुषों के अंदर है वो लगभग 57% उसकी कुल ऊंचाई के हैं वो 57% के ऊपर यहाँ पे लगभग CG रहती है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे, साथ ही में अगर महिलाओं की बात करें दोस्तों यहाँ पे तो लगभग ये 55 के आसपास यहाँ पे आती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40, महिलाओं में गुरुत्व के अंदर ऊंचाई के कितने प्रतिशत पर होता है। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG होती है वो फीमेल्स के अंदर यहाँ पे कितने प्रतिशत यहाँ पे रहने वाली है। तो महिलाओं की बात करें दोस्तों यहाँ पे उसकी कुल ऊंचाई के कितने प्रतिशत पर रहेगी, तो पुरुषों की अपन ने देखा दोस्तों यहाँ पे कि पुरुषों की कुल ऊंचाई पर 57% पर यहाँ पे CG रहती, और महिलाओं की कितनी यहाँ पे रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर बताएं दोस्तों, और मैंने बताया दोस्तों यहाँ पे कि महिलाओं के अंदर हो यहाँ पे 55% CG यहाँ पे रहने वाली है। तो महिलाओं के अंदर यहाँ पे 55%, पुरुषों पे यहाँ पे
57%। और अगर इसको एवरेज करके देखें दोस्तों यहाँ पे औसत रूप में, तो यहाँ पे कितनी रहने वाली है, लगभग यहाँ पे कितनी रहेगी दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे वो लगभग 56% पे यहाँ पे रहने वाली है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। एवरेज के रूप में देखें तो यहाँ पे 56% पे यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 41 देखें दोस्तों। बल की इकाई क्या है, वो यूनिट ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। तो बल की इकाई है वो क्या है, कि बल को है वो किसके द्वारा मापा जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। जूल, न्यूटन, किलोमीटर या किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 के अंदर बताना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जूल होता है वो कार्य की मात्रा है, कार्य की इकाई है। किलोमीटर है दोस्तों यहाँ पे वो दूरी की मात्रा है, इसकी मापन है। किलोग्राम है दोस्तों यहाँ पे वजन से संबंधित रहेगी। तो यहाँ पे न्यूटन होता है दोस्तों यहाँ पे, वो यहाँ पे फोर्स, ध्यान रखना है, फोर्स यानी बल की इकाई यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 42। बल की CGS इकाई क्या है दोस्तों, यहाँ पे CGS यूनिट की बात कर रहे हैं अपन। बल की CGS यूनिट यहाँ पे क्या रहने वाली है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। न्यूटन, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व केंद्र या फिर डाइन। क्वेश्चन में यहाँ पे 42 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बल की अपन ने इकाई देखी थी, बल की जो इकाई रहेगी वो न्यूटन रहेगी दोस्तों यहाँ पे, बल की इकाई। लेकिन CGS प्रणाली के अंदर, CGS प्रणाली एक कंप्लीट यहाँ पे वर्ल्ड लेवल पे मापी जाती है। तो यहाँ पे डाइन इसकी यहाँ पे CGS प्रणाली की बात करें तो बल की CGS प्रणाली डाइन में मापी जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से किस खेल में घर्षण बल नकारात्मक प्रभाव डालता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है कि कौन सा यहाँ पे एक्टिविटी है जिसके अंदर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट अपने को यहाँ पे डालता है। वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल या स्केटिंग। नकारात्मक प्रभाव डालता है वो पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे 43 के अंदर बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, जो स्केटिंग होती है उसके अंदर है वो यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे जो घर्षण बल है वो नकारात्मक प्रभाव डालता है, क्योंकि ये ज़्यादा उसको रोक के रखता है। बल्कि अगर ये जितनी सरफेस होती है, सतह, वो ज़्यादा चिकनी रहेगी, उतनी ही दोस्तों यहाँ पे क्या रहेगी, स्केटिंग, जो रोलर स्केटिंग होती है दोस्तों यहाँ पे, तो वो यहाँ पे आसानी से हो पाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 44। दो वस्तुओं के परस्पर संपर्क से उत्पन्न होने वाला बल कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे फोर्स प्रोडक्ट ड्यू टू म्यूचुअल कॉन्टैक्ट ऑफ टू यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं, उनसे यहाँ पे रहने वाला है, वो कौन सा रहेगा। दो वस्तुओं के परस्पर संपर्क के द्वारा, दो वस्तुएं मान लो कोई भी दोस्तों, यहाँ पे एक वस्तु ये हुआ और दूसरी वस्तु ये है, तो यहाँ पे इनसे जो संपर्क के द्वारा जो फोर्स यहाँ पे बन रहा है वो कौन सा यहाँ पे रहने वाला है। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व केंद्र, घर्षण बल या प्रतिरोध बल। 44 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स के नाम से जानते हैं, जिसे अपन घर्षण बल के नाम से जानते हैं। दो वस्तुओं के आपसी संपर्क होगा तो उसके रगड़ के द्वारा, इनके रगड़ के द्वारा दोस्तों यहाँ पे क्या फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे डेवलप होगा। नेक्स्ट और आइए 45 देखिए दोस्तों। कोई वस्तु हवा में फेंकी जाती है तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है दोस्तों, यहाँ पे कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसको अपन हवा में फेंकेंगे, एयर के अंदर थ्रो करेंगे, तो उसके ऊपर है कौन सा यहाँ पे बल लगने वाला है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। कौन सा बल है वो कार्य करेगा। आइसोकाइनेटिक, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक या मैग्नेस फोर्स। दोस्तों ये बल है, मान लो कोई वस्तु है, इसको अपन हवा में फेंक रहे हैं, तो ये हवा में फेंकने पर है इसके ऊपर कौन सा फोर्स काम करेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 और सही आंसर रहेगा दोस्तों जो मैग्नेस फोर्स होता है, यानी इसके ऊपर एक अलग ही बल कार्य करेगा, हवा भी करेगी, गुरुत्वाकर्षण का भी, तो वो कुल मिला के है वो दोस्तों यहाँ पे मैग्नेस फोर्स है हवा के अंदर वो बनेगा। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 46। तीरंदाजी में कौन सा बल कार्य करता है दोस्तों, विच फोर्स वर्क इन आर्चरी है, वो यहाँ पे बताना है। तीरंदाजी के अंदर है वो कौन सा बल यहाँ पे कार्य करता है। तो दोस्तों अगर अपन देखें तो तीरंदाजी का जो रिकर्व होता है दोस्तों, यहाँ पे जो कर्व बनाते हैं अपन, रिकवर होता है दोस्तों, यहाँ पे जो बाण धनुष बोलते हैं जिसे अपन, तो उसके ऊपर अपन किसी भी चीज़ को खींच के अपन यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कार्य करते हैं, उसको खींच के लेते हैं। तो खींचने पर दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, उसमें तनाव पैदा होगा, टेंशन यहाँ पे फोर्स रहेगा, तो तनाव बल है वो यहाँ पे ध्यान रखना है, तीरंदाजी के अंदर यहाँ पे कार्य करता है। क्योंकि किसी भी वस्तु को अगर अपन खींच के वापस छोड़ेंगे तो उसके ऊपर जो तनाव, जैसे रबड़ होता है उसको खींच के छोड़ेंगे
या फिर कोई गिलोल होती है उसको अपन खींच के छोड़ेंगे, तो ये टोटल क्या है वो टेंशन फोर्स की श्रेणी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 47 देखिए दोस्तों, ट्रैक पर दौड़ते समय खिलाड़ी अंदर की ओर क्यों झुकता है। दोस्तों यहाँ पे जो ट्रैक के अंदर है सर्किल वो खिलाड़ी दौड़ता है तो वो अंदर की तरफ क्यों झुकता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। जो ट्रैक होता है दोस्तों, इस ट्रैक के अंदर है वो खिलाड़ी दौड़ रहा है तो वो अंदर की तरफ क्यों झुकने लग जाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सीधा दौड़ता है, कर्व जो अपना स्ट्रेट होती है उसमें तो सीधा दौड़ेगा, जैसे ही अपन कर्व आ जाता है तो वो अंदर की साइड में झुकने स्टार्ट हो जाता है। तो क्यों होता है अंदर की तरफ, उसके ऊपर एक फोर्स कार्य कर रहा है दोस्तों, अपना बैलेंस बनाने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए एक फोर्स कार्य कर रहा है। तो अंदर की तरफ जिसे अपन सेंट्री पीटल के नाम से जानते हैं, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल के कारण है दोस्तों, सेंट्री पीटल के नाम से जानते हैं, उसके कारण है दोस्तों यहाँ पे वो क्या करता है, ट्रैक पर अंदर की तरफ अपने को झुका लेता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 47 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल के कारण यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 48 देखिए दोस्तों, हैमर थ्रो को रिलीज करते समय कौन सा बल कार्य करता है। रिलीज के वक्त बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे जो गोले के अंदर अपन हैमर थ्रो है, इस हैमर को अपन बाहर की तरफ छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उस समय है वो कौन सा बल कार्य करता है। यानी अभी इसको अपन क्या कर रहे हैं, बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा रहने वाला है। तो ये हैमर को बाहर की तरफ लेके जाएगा दोस्तों यहाँ पे, तो इसे अपन अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल के नाम से जानते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के ऊपर यहाँ पे रिलीज के वक्त, यानी इसे रिलीज यानी इसको छोड़ने के वक्त है वो यहाँ पे कार्य करेगा। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए दोस्तों यहाँ पे, मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाता है। दोस्तों यहाँ पे मसल्स के द्वारा जो अप्लाइड फोर्स होता है वो यहाँ पे कौन किस नाम से जाना जाता है। मांसपेशियों के द्वारा बाह्य बल लगता है, एक्सटर्नल लोड, फ्रिक्शन फोर्स, मस्कुलर फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 49 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे, सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो मस्कुलर फोर्स, यानी इसे अपन इंटरनल फोर्स के नाम से भी जानते हैं, आंतरिक बल भी यहाँ पे होता है, इसे अपन इंटरनल फोर्स के नाम से भी इसे अपन जानते हैं, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 50 देखें दोस्तों, ऊंची कूद में गुरुत्वाकर्षण बल का क्या प्रभाव होता है। दोस्तों यहाँ पे हाई जंप की अपन बात कर रहे हैं, हाई जंप के अपन गुरुत्वाकर्षण फोर्स है वो क्या अपने को यहाँ पे प्रभाव देगा, सकारात्मक नकारात्मक या दोनों। दोस्तों कोई खिलाड़ी है तो इसके ऊपर से वो ऊंची कूद करेगा, मानो हाई जंप करेगा, तो हाई जंप से वो ज़मीन से ऊपर टेक ऑफ करेगा, उस समय उसको जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ज़मीन का वो यहाँ पे क्या कार्य करेगा, उसको नीचे की तरफ खींचेगा, और खिलाड़ी क्या कर रहा है वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसके लिए क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे नेगेटिव फोर्स है, वो फोर्स क्या करेगा, नेगेटिव यहाँ पे परिणाम दर्शाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल है वो यहाँ पे उसको नकारात्मक ऋणात्मक यहाँ पे फायदा देगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 51 देखें दोस्तों, अपकेंद्रीय बल के विरुद्ध कौन सा बल कार्य करता है। दोस्तों यहाँ पे अपकेंद्रीय बल के विरुद्ध पूछा गया है। अपकेंद्रीय बल जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से जानते हैं, तो इसके विरुद्ध है वो कौन सा बल कार्य करेगा। यानी एक बल है किसी चीज़ को बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और एक अंदर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। यानी एक तो क्या कर रहा है दोस्तों यहाँ पे बाहर जाने की कोशिश, और एक कर रहा है उसको वापस अंदर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, अंदर की तरफ आने की। तो दोनों का क्या हो गया दोस्तों, अपोजिट। तो यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे अभिकेंद्रीय सेंट्रीपिटल बल है दोस्तों, यहाँ पे अभिकेंद्रीय सेंट्रीपिटल बल है वो यहाँ पे इसका अपोजिट यहाँ पे फोर्स रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 52, गुरुत्व केंद्र की ऊंचाई सबसे अधिक किस में होती है। दोस्तों यहाँ पे गुरुत्व केंद्र की ऊंचाई पूछी गई है वो सबसे अधिक किस में रहने वाली है, महिला में, पुरुष में, छोटे बच्चे में या सभी में। 52 के अंदर बताना दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, CG की, वो सबसे ऊंचाई किस में रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 52 और सही आंसर रहेगा। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उसके अंदर है वो यहाँ पे ध्यान रखना है, CG है दोस्तों यहाँ पे ऊपर रहती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे महिला पुरुष के अंदर तो क्या रहेगी दोस्तों, यहाँ पे उसकी कुल ऊंचाई की यहाँ पे 57%, महिलाओं के अंदर होती है दोस्तों 55%। लेकिन बच्चे की अगर हाइट देखें तो उसका सिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोटा होता है बच्चे का शरीर के मुकाबले, तो सिर को यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए उसकी CG यहाँ पे ऊपर रहती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 53,
वस्तु का एक भाग दूसरे भाग पर फिसलता है तो ये किस प्रकार का बल है। दोस्तों यहाँ पे कोई भी वस्तु का उसके यहाँ पे स्लाइड होती है, एक के ऊपर दूसरी वस्तु यहाँ पे पार्ट है वो यहाँ पे स्लाइड होता है, तो ये कौन सा फोर्स रहेगा। मांसपेशी बल, गुरुत्वाकर्षण बल, तनाव बल या शियर फोर्स। एक वस्तु का भाग दूसरे भाग पर, यानी एक ही वस्तु का एक ही के दूसरे के ऊपर स्लाइड करता है तो यहाँ पे कौन सा फोर्स रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 और सही आंसर रहेगा। तो यहाँ पे शियर फोर्स के नाम से इसे अपन जानते हैं। एक वस्तु का ही दूसरी खुद की वस्तु के ऊपर ही है तो यहाँ पे घिसनन होता है। नेक्स्ट और आगे 54, डायनेमिक शब्द का संबंध किससे है। दोस्तों यहाँ पे डायनेमिक का है वो किससे संबंधित रहने वाला है। सहन शक्ति, बल, गति या लचीलापन। दोस्तों दो शब्द आते हैं, एक डायनेमिक आता है और एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। तो ये दोनों शब्द है दोस्तों यहाँ पे। स्टैटिक का मतलब होता है दोस्तों स्थिर, और जो डायनेमिक का होता है दोस्तों यहाँ पे गतिशील। तो यहाँ पे दोनों शब्द किससे रहेंगे दोस्तों, यहाँ पे फोर्स से रिलेटेड रहने वाले हैं, बल से संबंधित यहाँ पे रहने वाले हैं। नेक्स्ट और आगे 55 देखें दोस्तों। यहाँ पे जलीय गतिविधियों में कौन सा बल कार्य करता है। दोस्तों यहाँ पे विच फोर्स वर्क इन एक्वेटिक एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं। एक्वेटिक एक्टिविटीज जो जल के अंदर है। दोस्तों यहाँ पे कोई मान लो ये क्या है, तो ये एक स्विमिंग पूल है। दोस्तों यहाँ पे स्विमिंग पूल के अंदर अपन अगर दो स्विमिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर है वो कौन सा बल यहाँ पे कार्य करेगा। आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक या उद्धरण बल या गुरुत्वाकर्षण बल। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 55 और सही आंसर रहेगा दोस्तों उद्धरण बल, जिसे अपन बुओयंट फोर्स के नाम से जानते हैं। बुओयंट फोर्स जिसे अपन उत्प्लावन बल के नाम से भी जानते हैं, उत्प्लावन बल के नाम से जानते हैं। तो ये पानी के अंदर यहाँ पे रेजिस्टेंस के रूप में यहाँ पे फोर्स कार्य करेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 56 देखें दोस्तों। यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी। डिस्कवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स की अपन बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण फोर्स की बात कर रहे हैं, तो इसकी खोज यहाँ पे किसके द्वारा यहाँ पे की गई थी वो अपने को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 के अंदर बताना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 56 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो न्यूटन के द्वारा है वो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण फोर्स की यहाँ पे खोज की गई थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 57, बल का सूत्र क्या है। दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। फॉर्मूला ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं, बल का सूत्र यहाँ पे क्या रहने वाला है। दोस्तों बल की जो इकाई है वो न्यूटन रहने वाली है, और बल की जो सीजीएस प्रणाली है बल की वो यहाँ पे डाइन रहने वाली है। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला की बात कर रहे हैं तो F बराबर फोर्स बराबर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन यहाँ पे रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 57 सही आंसर रहेगा दोस्तों मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, यानी द्रव्यमान गुणा त्वरण यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए दोस्तों, हवा में घूमती हुई गेंद पर कौन सा बल कार्य करता है। दोस्तों यहाँ पे विच फोर्स एक्ट्स ऑन स्पिनिंग बॉल की बात कर रहे हैं कि हवा के अंदर कोई चीज़ है, मान लो वस्तु है घूम रही है और उसके ऊपर है वो कौन सा फोर्स यहाँ पे कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण बल, वायु प्रतिरोध बल, मैग्नेस फोर्स या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी वस्तु मान लिया हवा के अंदर लटक रही है, घूम रही है, तो उसके ऊपर क्या क्या फोर्स काम करेगा दोस्तों। हवा का बल भी कार्य करेगा उसके ऊपर, गुरुत्वाकर्षण बल जो पृथ्वी से संबंधित है वो भी कार्य करेगा, मैग्नेस फोर्स होता है दोस्तों यहाँ पे चुंबकीय बल होता है लगभग, तो वो भी यहाँ पे उपरोक्त सभी इसके ऊपर यहाँ पे कार्य करने वाले हैं, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 59 देखें दोस्तों, गुरुत्व केंद्र आधार के जितना नज़दीक होगा उसका क्या प्रभाव होगा। दोस्तों सीजी जो बेस के अंदर है सरफेस के जितनी नज़दीक रहेगी तो उसका अपने को क्या फोर्स मिलने वाला है, क्या फ़ायदा मिलने वाला है, इफेक्ट, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे कोई वस्तु है, मान लो कोई वस्तु है और ये ज़मीन है, तो अगर वो कोई वस्तु बड़ी है तो उसका बैलेंस कम होगा, और कोई वस्तु है वो पास में रहेगी ज़मीन के ज़्यादा तो उसका फोर्स बैलेंस है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर ज़मीन से ज़्यादा ऊपर है तो यहाँ पे क्या रहेगी, बैलेंस अनबैलेंसिंग ज़्यादा रहेगी, और जो पास में रहेगी ज़मीन से तो बैलेंस ज़्यादा रहेगा। तो सी जी इसका मतलब क्या है, नीचे है, और इसकी सी जी क्या है, ऊपर है, तो इसे ये अनबैलेंस है, ये बैलेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, संतुलन अधिक मिलेगा। यानी गुरुत्व केंद्र आधार के ज़्यादा नज़दीक होगा तो उसको अपने को क्या मिलेगा, संतुलन अधिक मिलेगा, स्टेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा मिलेगी, अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60,
क्वेश्चन नंबर 60 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, बल का अध्ययन किस में किया जाता है? स्टडी ऑफ फोर्स की अपन बात कर रहे हैं, वो किस में किया जाता है दोस्तों? एक होता है बल, एक होता है गति दोस्तों यहाँ पे। तो अगर गति की बात करें तो वो काइनेमेटिक्स के अंदर आई, और अगर बल की बात करें तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे काइनेटिक्स। बल की बात करें तो वो काइनेटिक्स के अंदर आएगा, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे दोस्तों ये अपने के आज की प्रश्नोत्तरी में 60 क्वेश्चन थे। कितना स्कोर आप कर पाए हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइए, और प्रश्नोत्तरी कैसी लगी है, क्लास कैसी लगी है वो जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी है तो क्लास को आपको क्या करना है दोस्तों, शेयर और लाइक जरूर करना है। और इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी के अपन लगातार ले रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, और अपन धीरे धीरे प्रश्नोत्तरी की यहाँ पे संख्या को बढ़ा रहे हैं। तो आप लगातार क्लासों से जुड़े रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।